हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको राजस्थान और अन्य स्टेट्स की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो गणित पूछी जाती है उस गणित का संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं। तो बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका पहला चैप्टर संख्या पद्धति लिया है और उसके पार्ट 3 हम पहले कर चुके हैं। आज है संख्या पद्धति का पार्ट 4 और वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बच्चों वह संख्याएं होती है जब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाता है, तब जो एक समुच्चय बनता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो बच्चों, हम आज देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। संख्या पद्धति का भाग 4 हम समझते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कहा जाता है रेशनल नंबर्स, अर्थात वह संख्याएं, वह वास्तविक संख्याएं जिसे निम्न 3 शर्तों का पालन करना होता है। अर्थात जो वास्तविक संख्याएं इन 3 शर्तों का पालन करती है वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये 3 शर्तें कौन कौन सी है उनको एक एक करके समझते हैं। अर्थात पहली शर्त है कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अगर किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q यानी P है अंश और Q है हर, अगर हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या होगी। कब होगी? जब इन दोनों शर्तों का भी पालन करेगी। दूसरी शर्त है कि Q का मान 0 नहीं हो, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहली शर्त इसे भिन्न के रूप में लिखा जाए, दूसरी शर्त हर का मान 0 नहीं हो। तीसरी शर्त कहती है कि P और Q दोनों पूर्णांक हों। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्याएं क्या संख्याएं होती है? वह संख्याएं जो 0 के इधर भी चलती है +1 2 3 4 अनंत तक, और इधर भी चलती है -1 -2 -3 अनंत तक, यानी कि पूरे के पूरे अंक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये अगर कोई संख्या इन तीनों शर्तों का पालन करती है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। भिन्न के रूप में ली होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3/4। बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगी? बिल्कुल। इसकी हम तीनों शर्तों का एक एक करके जांच करते हैं। जैसे हमने कहा P बटा Q यानी कि भिन्न के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल पहली शर्त का पालन हो रहा है। दूसरी शर्त है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो कि 0 नहीं है, दूसरी शर्त का भी पालन हो रहा है। और तीसरी शर्त है कि दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हम जानते हैं 3 भी एक पूर्णांक संख्या है और 4 भी एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3/4 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चों, मुझे बताइए क्या -2/3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहली शर्त कहती है कि इसे P बटा Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल है, अंश बटा हर। दूसरी शर्त कहती है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ 0 नहीं है। तीसरी शर्त कहती है कि दोनों के दोनों पूर्णांक हो, अंश में है अपने -2 और हर में है 3, तो ये दोनों अपने आप में पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए क्या 6 एक परिमेय संख्या है? कैसे हम बता पाएंगे? बिल्कुल, हम बता पाएंगे कि 6 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी संख्या के भिन्न में कुछ नहीं है तो हम उसमें 1 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग अगर 6 में दोगे तो उत्तर वापस क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। तो पहली शर्त है कि इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी शर्त है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अर्थात यदि हम कहें कि 6 एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल 6 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इनके मध्य, उनके बीच में, उनके हर में यदि हम 1 लिख दें तो वह P बटा Q के रूप में बन जाएगी और दोनों के दोनों पूर्णांक हो जाएंगे और हर का मान भी 0 नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं अर्थात 1 से लगाकर अनंत, पूर्ण संख्याएं हैं 0 से अनंत, और पूर्णांक संख्याएं हैं जो प्लस में भी है और माइनस में भी है, सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों, अब हम और समझते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्याएं भी है जो परिमेय नहीं होती है। उसके उदाहरण देखने के लिए हम आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कब? जब P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 नहीं हो, अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक भी हो और Q का मान 0 भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में उसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बच्चों, इसके लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। √2।
बच्चों आप तो मुझे कहेंगे कि अंडर रूट 2 है, जिस प्रकार हमने 6 के नीचे 1 लिखा था यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात पहली शर्त का पालन हो रहा है कि p बटा q के रूप में है। परंतु दूसरी शर्त क्या कहती है कि q का मान 0 नहीं हो, अर्थात हर का मान 0 नहीं हो, वह भी नहीं है, तो दूसरी शर्त का भी पालन हो रहा है। तो हमें समस्या कहाँ आ रही है? तीसरी शर्त में हमें समस्या आ रही है कि p और q दोनों का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। हम जानते हैं एक तो पूर्णांक है, परंतु रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्याएं पूरे पूरे अंक हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5, या फिर इनको ऋणात्मक कर दो अथवा 0 इसमें शामिल कर दो। रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो वह वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी? बिल्कुल अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बच्चों हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा रूट 4। क्या रूट 4 एक परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल, हम जानते हैं रूट 4 अर्थात 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होता है 2 के बराबर, और हम जानते हैं 2 एक प्राकृत संख्या है जिसे हम 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p बटा q के रूप में है। q का मान 0 नहीं है, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, अतः ये कौन सी संख्या हो जाएगी? बिल्कुल परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम एक कंसेप्ट निकालते हैं कि रूट वाली संख्याओं में अगर हमें पहचानना हो कि यह अपरिमेय संख्या है अथवा परिमेय संख्या है, तो उसे देखने के लिए हम अब आगे देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को यदि जोड़ लिया जाए या मिला लिया जाए तब एक जो संख्याओं का समुच्चय बनता है वह कहलाता है वास्तविक संख्याएं। और बच्चों एक कंपटीशन एग्जाम में अपने क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक प्रश्न आता है जिसमें आता है निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। किस प्रकार? जैसे एक उदाहरण आता है अंडर रूट के अंदर -3। रूट के अंदर -3 आना जब हम 11वीं या 12वीं क्लास हम जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं सम्मिश्र संख्याएं वो एक आयोटा के बराबर होता है। रूट -1 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। आयोटा यानी एक सम्मिश्र संख्या काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, अर्थात वह काल्पनिक होता है। इसका कहने का आशय है कि रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो वह वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम समझते हैं कि अंडर रूट 25 हम करें तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? बिल्कुल 5 होता है। परंतु मैं आपको कहूं कि अंडर रूट -25 करें तो उसका वर्गमूल कितना होगा? बिल्कुल हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि इसका वर्गमूल -5 होगा, कितना होगा? -5। तो वर्गमूल अगर -5 है तो अगर मैं -5 को वापस -5 से गुणा करूं तो मेरा -25 आना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ 5 को 5 से गुणा करूं तो वापस 25 आना चाहिए। इसी प्रकार मैं अगर -5 को -5 से गुणा करूं तो ये तो प्लस का 25 आएगा। अर्थात अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसका भी वर्ग करोगे तो वह धनात्मक संख्या ही आएगी। अर्थात वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ रही है तो उसका मान वास्तविक नहीं हो सकता है, वह काल्पनिक होगा। तो हम यहाँ एक छोटा सा प्रश्न इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं और कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं। तो बच्चों आपके सामने 2 उदाहरण हैं, इसमें से ये तो वास्तविक संख्या है और ये एक काल्पनिक संख्या है। और ये वास्तविक होने के बाद भी परिमेय है अथवा अपरिमेय है? बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। और आगे देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान। पहला आधार हम ले रहे हैं कि वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गीकरण। अभी हमने देखा बच्चों अगर किसी संख्या अर्थात जैसे रूट 16 का अगर वर्गमूल निकल रहा है, 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 होता है और 4 को हम जानते हैं 4 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये p बटा q के रूप में है। q का मान 0 नहीं है, दोनों के दोनों पूर्णांक है, अर्थात ये कौन सी संख्या हो जाएगी? बिल्कुल एक परिमेय संख्या हो जाएगी। एक और हम उदाहरण लेते हैं रूट 15। हम जानते हैं बच्चों रूट 15 अर्थात 15 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात हम रूट 15 का कोई एक पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसे ही रूट 15 बटा 1 के रूप में लिखेंगे। p बटा q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, परंतु दोनों के दोनों पूर्णांक नहीं है। एक तो पूर्णांक है परंतु रूट 15 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो यहां से हम एक छोटा सा कंसेप्ट बनाते हैं। अगर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो इस प्रकार की संख्या बन जाएगी और वो परिमेय संख्या की सारी शर्तों का पालन करेगी। परंतु रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तब वह परिमेय संख्या की शर्तों का पालन नहीं करेगी और वह संख्या हो जाएगी अपरिमेय। इस कंसेप्ट के आधार पर बहुत परीक्षाओं में MCQs प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को हम आगे अभी हल करेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान वर्गमूल वाली संख्याओं के आधार पर। इसका जो मूल नियम है वो हमने वापस लिखा है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हट जाएगा, और वर्गमूल हट जाएगा तो परिमेय संख्या होने की सभी शर्तों का पालन करेगी, इसीलिए वह एक परिमेय संख्या होगी। और यदि कोई एक गैर पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं हटेगा और वह परिमेय संख्या की होने की शर्तों का पालन नहीं करेगी। इसी प्रकार वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक कंसेप्ट तो चलता है वर्गमूल वाली संख्याओं के आधार पर, दूसरा कंसेप्ट चलता है दशमलव प्रसार के आधार पर। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, किस प्रकार से हम उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करते हैं, वो हम अब देखते हैं। दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं का जब करते हैं तो वह दो प्रकार से होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जिसे किताबों में नाम दिया जाता है अनवसानी। तो अब हम इसको बहुत आसान से एक छोटे से कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे मैंने एक भिन्न लिखी 1/2, 2 का भाग जब 1 में देता हूं तो 0.5 आता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अब मैं एक और भिन्न लिखता हूं 1/3, यानी कि 3 का भाग में जब 1 में दूंगा तब आएगा 0.10 करेंगे, फिर 3, फिर 9 से 1 बचेगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसा ही चलता जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंकों तक अगर भाग रुक जाता है, अगर भाग शांत हो जाता है तो वह तो प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव। और इसी प्रकार अगर दशमलव के बाद भाग चलता जाता है, नहीं रुकता है, तो वह कहलाता है बिल्कुल अशांत दशमलव। भाग रुक गया तो शांत दशमलव, चलता जाता है तो वह अशांत दशमलव, जिसे हम कहते हैं अनवसानी दशमलव प्रसार। अब बच्चों अनवसानी के अंदर फिर दो प्रकार के होते हैं। अगर भाग चलता जा रहा है परंतु आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी कि दशमलव के बाद संख्याएं या तो एक कुछ अंक या अंकों का समूह बार बार अगर रिपीट होता जाता है तो उसे तो कहा जाता है अनवसानी आवर्ती, और अगर रिपीट नहीं होता है तो उसे कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती। बच्चों दशमलव प्रसार के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हम दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं, फिर इस पर आधारित जो प्रश्न आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, उसे भी हम हल करेंगे। तो अनवसानी आवर्ती यानी कि जो अशांत दशमलव के बाद रिपीटिंग है, उसका उदाहरण कुछ इस प्रकार होता है जैसे यहाँ हो रहा है 0.333333। हम जानते हैं कि यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 0.3 बार, यानी कि 3 के ऊपर बार आ रहा है, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं एक अंक लिखता हूँ 3.677 के ऊपर बार लगाता हूँ, यानी कि 3.6, 7 के ऊपर बार है, यानी कि 7 बार रिपीट होता जाएगा और ये भाग नहीं रुकेगा। अर्थात इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो कहलाती है अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती। और अब एक कंसेप्ट आता है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि अशांत अनावर्ती नॉन रिपीटिंग, यानी कि मैंने एक संख्या लिखी 0.3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता ही जाता है, यानी कि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं होता है तब वह कहलाता है अनावर्ती। एक और उदाहरण लेते हैं 0.01, 0001, फिर 0001, 00001। ये एक पैटर्न में तो चल रहा है परंतु रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने के मतलब अब हम इसमें किसी संख्या पर बार नहीं लगा सकते। यदि हम 01 के ऊपर बार लगाते हैं तो 01, 01, 01, 01 आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ तो एक बार 0 फिर 1, 2 बार 0 फिर 1, 3 बार 0 फिर 1, यानी कि यहाँ पर कुछ भी अंक या निश्चित अंकों का समूह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, हम उसके ऊपर बार नहीं लगा पा रहे हैं। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो वह अनवसानी अनावर्ती बनता है। बच्चों अब हम समझते हैं कि इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों प्रकारों में शांत दशमलव, फिर अशांत के अंदर आवर्ती और अनावर्ती, कौन सी संख्याएं परिमेय होती है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है। इसके लिए हम अभी देखते हैं कि शांत दशमलव के लिए हमने एक उदाहरण देखा। 1/2 को जब हल किया था तब 0.5 आया था। क्या बच्चों 0.5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ q का मान 0 नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है? बिल्कुल है। तो बच्चों ये तीनों शर्तें किस बात को इंगित करती है? बिल्कुल, ये हमें बताती है कि यदि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो हम उसे भिन्न के रूप में लिख सक रहे हैं और ये हमारी संख्या हो जाएगी कौन सी संख्या? शाबाश,
परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत आवृत्ति रिपीटिंग वाला। बच्चों अभी हमने एक उदाहरण देखा 1/3 वाला, 1/3 को मैं लिख सक रहा था 0.3333 ऐसे लिख सकते थे, यानी कि यह अशांत है परंतु रिपीट हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि इसे हम पुनः p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं है और दोनों के दोनों पूर्णांक है। अर्थात ये किस संख्या को बताता है? बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या को बताता है। और हम जानते हैं कि अनवसानी आवृत्ति यानी कि नॉन रिपीटिंग है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात ये जो संख्या बनेगी वह बनेगी अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों एक छोटा सा जो MCQ का प्रश्न का कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ से आता है कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो हम उसे परिमेय संख्या बताएंगे, अगर अशांत में रिपीटिंग है तो भी हम उसे परिमेय संख्या बताएंगे, और अशांत में अगर नॉन रिपीटिंग है तो हम उसे अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो आगे कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। बच्चों मैंने एक ही साथ 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। आपके MCQs में ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जब विगत परीक्षाओं के प्रश्न आप हल करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार वहां पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आगामी परीक्षाओं में आप इस प्रश्न को गलत हल नहीं करेंगे और सही हल करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, √49। हम जानते हैं 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 का वर्गमूल निकलेगा बिल्कुल 7 निकलेगा। 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, दोनों के दोनों पूर्णांक है और p/q के रूप में भी है और q का मान 0 भी नहीं है। अर्थात ये कौन सी संख्या हो जाएगी? बिल्कुल एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बच्चों आप बताइए क्या √8 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा अपरिमेय संख्या का। फिर हम समझते हैं 7√7/√7। बच्चों हम जानते हैं ऊपर और नीचे यानी कि भाग में अगर सेम संख्या है तो एक दूसरे को काट सकते हैं। √7 से √7 कट गया तो सिर्फ बचा 7, और 7 तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये वाला पूरा जो कंसेप्ट है वो क्या किसको बता रहा है? एक परिमेय संख्या को बता रहा है। बच्चों जोड़ भागी गुणा भाग का अगर कंसेप्ट है तो पहले हम उसे हल करेंगे, फिर उसके पश्चात हम देखेंगे। तो 7 कौन सी संख्या हो जाएगी? बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब एक उदाहरण लेते हैं दशमलव प्रसार का। बच्चों आप मुझे बताइए कौन सा दशमलव प्रसार है? शाबाश, भाग रुक गया है यानी कि शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार है तो वो तो हमें किसको इंगित करता है? एक परिमेय संख्या को इंगित करता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2.23, 2.4, 2.5, फिर 2.6, 2.7 ऐसे ही चलता जाएगा, परंतु रिपीट कोई भी अंक या अंकों का समूह नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि पैटर्न चल रहा है, परंतु क्या मैं इसे 2.23 के ऊपर बाहर लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता हूँ। 2.3, 2.3, 2.3, 2.3 नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न में रिपीट जब नहीं हो रहा है तो वह कहलाता है अनवसानी अनावृत्ति, नॉन रिपीटिंग। और जब नॉन रिपीटिंग है तो वो संख्या कहलाएगी अपनी अपरिमेय संख्या। बहुत ही अच्छे। 3/7 बच्चों ये भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। और बच्चों इसी प्रकार यहाँ 22/7 भी है, तो 22/7 p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए ये भी कहलाएगी परिमेय संख्या। परंतु यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट याद आता है कि 22/7 हम पाई का मान लिखते थे जब हम गणित को हल करते थे, क्षेत्रफल वाले प्रश्न करते थे, तब पाई का मान 22/7 लिखते थे। वह अप्रोक्सीमेट मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब एक क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है तो हमेशा याद रखिए जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो परिमेय संख्या है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का लगभग मान ये होता है, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, लगभग मान होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। फिर एक क्वेश्चन आता है 3.333, ये आप बिल्कुल दशमलव प्रसार देख के बता सकते हैं। चलिए बच्चों कुछ अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अशांत आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति यानी कि भाग चलता जा रहा है, नहीं रुक रहा है, परंतु आवृत्ति है यानी रिपीटिंग है, को दशमलव को भिन्न रूप में बदलना। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या प्रश्न है कि 3.6 बार को
भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि भिन्न के रूप में। जैसे अभी हमने देखा था कि 0.3 बार को 1/3 के रूप में लिख रहे थे, तो ये हम किस प्रकार लिख सकते हैं उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको इसको एक बार थ्योरी से हल करके बताता हूँ, फिर एमसीक्यूज परीक्षाओं में हमको कैसे करना है उसके एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लो कि यह संख्या है 3.6 बार, 6 बार यानी कि 6 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ऐसा चलता जाता है। इसे मैं समीकरण नाम देता हूँ 1। फिर हम करते हैं, हमें क्या करना है, दशमलव के बाद सेम अंक रखने हैं, तो इसके लिए मैं अगर दोनों तरफ 10 से गुणा करता हूँ, किससे गुणा करता हूँ, 10 से गुणा, तो x को 10 से गुणा किया तो वह बनेगा 10x, और इधर 10 से गुणा किया तो याद रखिए जब भी दशमलव वाली संख्याओं को 10, 100, 1000, 10,000 इनसे जब गुणा करते हैं तो अंक के पीछे जितने शून्य होते हैं उतनी संख्याएं दशमलव से इधर खिसक जाती है। यानी मैं इससे 10 से गुणा कर रहा हूं तो 10 यानी 1 0 है, तो एक संख्या इधर खिसक जाएगी यानी 36, फिर दशमलव आएगा तो 0.6666, ये तो इनकी तो गिनती फिक्स ही नहीं है, चलते जा रहे हैं क्योंकि भाग नहीं रुक रहा है, तो ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं 100 से गुणा करता तो 2 जीरो हैं इसलिए 2 संख्याएं इधर खिसक जाती, तो वह बनता 366.6666, ऐसे चलता जाता। तो ये बना हमारा समीकरण 2। अब हम जानते हैं, देखो इसमें भी दशमलव के बाद संख्याएं 6 6 6 चल रही है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 6 6 चल रही है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। घटाते हैं तो 10x, इसको मैं लिख लेता हूं, पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है ये, और पहली समीकरण है x बराबर 3.6666। अब जब इनको घटाना है तो 10x में से x गए तो कितना बचा, बिल्कुल 9x बचा, और इधर 0.666 वाला भाग तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 36 में से जब 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 33 बचते हैं। अब 9 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 33/9। हमने x को ये माना था और x का मान 33/9 आ गया, यानी कि जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वह मान कितना आएगा, 33/9। ये तो हमने एक कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ा, जब भी ऐसे प्रश्न आए उसको डिस्क्रिप्टिव अगर करना हो तो ऐसे करना है, परंतु हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे। और कैसे करेंगे अभी देखते हैं। 3.67 बार यानी 7 के ऊपर बार है, यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये अंक आए या फिर ऐसा आए, तो आपको पकड़ना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसमें अंश और हर को दोनों की अलग अलग ट्रिक है, वो हम समझते हैं। अंश को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो पूरी संख्या यानी कि बार हटा दो, यानी कि 3.67 के ऊपर बार है, पूरी संख्या लिख दो 367 है। कितनी संख्या है, 367 है। अब उसमें से माइनस करना है, अब उसमें से माइनस करना है बार नहीं वाले अंकों की संख्या, बार नहीं यानी कि जिसके ऊपर बार नहीं है, अर्थात जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम जानते हैं यहाँ सिर्फ रिपीट 7 हो रहा है, तो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो क्या है, 36 है, तो उसमें से क्या माइनस कर दो, 36 को माइनस कर दो। 367 में से 36 गए तो 7 में से 6 गए तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, और इधर 3, यानी कि 331 तो बन जाएगा अपना अंश। बहुत ही आसान कंसेप्ट है बच्चों, एक बार हमें पूरी संख्या लिख देनी है, फिर उसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, उन अंकों को माइनस कर देना है, उससे तो हमारा बन जाता है अंश। अब हर के लिए क्या करना है वह भी ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद वाले अंकों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर के लिए हमें सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंकों को ही देखना है, दशमलव से पहले क्या है हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। दशमलव के बाद वाले अंकों में जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है, यहाँ कितने अंकों पर बार है, बिल्कुल सिर्फ एक अंक पर बार है, तो उतनी संख्या में तो 9 लिखते हैं। कितने लिखते हैं, 9, जितने अंकों के ऊपर बार है। फिर दूसरी बात, जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी संख्या में 9 के पीछे 0 यानी कि शून्य लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ है दशमलव के बाद वाले अंक कौन कौन से, 67, और वो भी 7 के ऊपर बार है। अब ये कह रहा है कि जितने अंकों पर बार है यानी सिर्फ एक अंक पर बार है तो हर में 1 9 आ जाएगा। फिर जितने अंकों पर बार नहीं है तो यानी एक अंक पर बार नहीं है उतनी संख्या में 0 आ जाएंगे, यानी 1 0 आ जाएगा, यानी हर बन जाएगा 90। यानी कि अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो अंश तो बना 361 और हर बना 90। 361 नहीं 331 हल किया अपन ने, तो 331/90 यानी 3.67 बार को यदि हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो वह बनेगा 331/90। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, इसको 1-2 प्रश्न और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 5.23 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम अंश लिखते हैं। अंश क्या होता है, सबसे पहले पूरी संख्या को लिखो, पूरी संख्या यानी कि
523, फिर उसमें से माइनस करना है जिस पर बार नहीं है। बार किस पर नहीं है बच्चों? सिर्फ 5 के ऊपर बार नहीं है, यानी 523 में से 5 गए तो कितना बचा? 518 है। बहुत अच्छे। अब हमको लिखना है हर। हर के लिए हम क्या देखते हैं? शाबाश, सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं, और दशमलव के बाद वाला अंक है कौन सा? 23 के ऊपर बार। और हम कहते हैं कि जितने अंकों पर बार है उतने तो कितने लग जाएंगे? 9 लग जाएंगे, यानी 1 और 2 अंकों पर बार है तो दोनों लग जाएंगे। और चूंकि बार नहीं वाला अंक एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगेगा, अर्थात इसको जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वह बनेगा 518/99। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। और बार बार ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि अशांत आवृत्ति वाली कोई संख्या है उसको आप भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 2-3 प्रश्न और करते हैं। 34.456 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम अंश लिखेंगे। अंश में क्या करना है बच्चों? शाबाश, पूरी संख्या लिख देनी है। फिर इसमें से वो माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, और बार किसके ऊपर नहीं है? 34 और 45, इसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो पूरी संख्या में से इस संख्या को घटा देना है। घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 1, 0 1 3, तो संख्या क्या बन गई? 31,011। ये तो हमारा बन गया अंश। अब हमें लिखना है हर। हर के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं। जितने अंकों पर बार है उतनी संख्या में तो 9 आ जाता है, और एक ही संख्या पर बार है इसलिए 9 आ गया, और जितने पर बार नहीं है उतनी संख्या में क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं, तो 0 की संख्या हो जाएगी 2। तो हमारी जो संख्या बनी वह बनी 31,011/900। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और आगे समझते हैं बच्चों। यदि x बराबर 0.727272 है तो x का मान क्या होगा? तो बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसे आप किस रूप में लिखेंगे? बार के रूप में लिख दीजिएगा, 0.72 बार। अब हम समझते हैं जब हमें अंश लिखना है तो अंश में हम क्या करते हैं? शाबाश, पूरी संख्या लिखते हैं। पूरी संख्या यहाँ बेहतरी बन रही है, और वह संख्या इसमें से घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, और बार किसके ऊपर नहीं है? 0 के ऊपर ही नहीं है, अर्थात 0 को घटा देंगे तो अंश तो बचा बेहतर। फिर बनाना है हमें हर। और हर कैसे बनाएंगे? दशमलव के बाद वाले अंकों को ही देखना है, और उसमें क्या देखना है? जितने अंकों पर बार है उतने तो 9 लग जाते हैं। 2 अंकों पर बार है तो 9 2 बार लग गया, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगते हैं, परंतु बार नहीं वाले अंक दशमलव के बाद नहीं है, तो हर का मान आ गया 99, अर्थात जो भिन्न बनी वह क्या बन गई? 72/99। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। परंतु जब भी ऐसा ऑप्शन आए बच्चों तो उसको चेक कीजिए कि बोथ ए एंड सी, ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, अर्थात क्या ये कहीं सरलतम रूप में कट तो नहीं रहा है? काट के देखिए, 9 से कटेगा 9 8 72, और 9 × 11, 11 नाम 99, यानी कि 8/11, बिल्कुल 9 8 72 और 9 × 11 99, यानी बी एंड सी वाला ऑप्शन सही होगा कि बोथ बी एंड सी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये आसान आवृत्ति वाली जो संख्याएं हैं इनको भिन्न के रूप में बदलना भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 3.4555 का भिन्न रूप है। बहुत ही आसान है, 3.45 बार हो गया। अंश जब लिखना है तो पूरी संख्या लिखो और उसमें से क्या घटा दो? जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितना बचा बच्चों? 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 3, यानी कि 311 तो अपना अंश होगा। और हर के लिए अपने को क्या लिखना है? जितनी संख्या पर तो बार है दशमलव के बाद उतने तो 9 आएंगे, और जिस पर नहीं है उतने 0 आएंगे, यानी 311/90, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसानी से आप इसको हल कर पा रहे होंगे। बच्चों ये प्रश्न एक आपके लिए है, इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि 5.1272727 का भिन्न रूप है, यानी कि इसका बार रूप जब लिखेंगे तो 5.127। आपको समझ आ रहा होगा कि बार उसके ऊपर लगाते हैं जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और इसको हल करके अपन लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो जो समुच्चय बनता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है, और जो संख्या वास्तविक नहीं होती है वह काल्पनिक संख्याएं होती है। अर्थात रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो आयोटा बनता है और वह एक काल्पनिक संख्या को दर्शाता है।
फिर बच्चों हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, वर्गमूल के आधार पर और दशमलव प्रसार के आधार पर। फिर हमने देखा कि जो अशांत आवृत्ति है यानी कि अनवसानी आवृत्ति, रिपीटिंग वाले जो अंक है उनको भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करना है और उस पर आधारित अपने प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में हम आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो संपूर्ण गणित है उसका हम यहाँ अध्ययन करवा रहे हैं और उसके साथ साथ ही प्रश्नों का समावेश भी किया जाएगा। और जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है उसके पश्चात मैं आपको विभिन्न जो विगत परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए जो PYQs प्रश्न है उनको भी हल करवाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी में कॉन्फिडेंस आ सके और आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।